बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम मुकम्मल तौर पे CSS के बारे में तमाम तरह की इंफॉर्मेशन, जिसमें मैंने मल्टी क्वेश्चन रेज़ किए हैं कि व्हाट इज़ CSS, क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, क्या फ़ीमेल भी एलिजिबल हैं, इसकी फ़ीस कितनी होती है, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स डू आई नीड टू चूज़, कि कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं जो बंदे को पढ़ने पड़ते हैं, कंपलसरी कितने हैं, ऑप्शनल कितने हैं, कितनी मैक्सिमम अटैम्प्ट्स दी जा सकती हैं, कितने सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन अफेक्ट करता है कि ऑक्यूपेशनल जो बंदा ग्रुप चूज़ करता है आफ्टर CSS को क्लियर करने के बाद, तो हाउ शुड आई सिलेक्ट द सब्जेक्ट, सिलेक्शन कैसे करनी है, व्हाट इज़ द कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इंशाल्लाह ये सभी जो डिटेल से आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को, व्हाट इज़ MPT एग्ज़ाम, व्हाट इज़ फर्दर प्रोसीजर आफ्टर सिलेक्शन, ये सभी इंशाल्लाह एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरे CSS के बारे में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बड़ी ही प्रिसाइजली और बहुत ही मतलब कम्प्रीहेंसिव वे से बताऊं, ताकि आप लोग एक ही वीडियो के अंदर ये सारा डाटा हासिल करने के बाद बस आप मेन जो आपका फोकस हो वो आपकी तैयारी पे हो। तो इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी डिटेल से ये बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, CSS एग्ज़ाम क्या है। तो दोस्तों जो CSS है असल में बेसिकली ये 3 वर्ड्स का मतलब असल में कम्बिनेशन है, जिसको हम कह सकते हैं कि CSS असल में है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम। तो CSS जो एग्ज़ाम है पाकिस्तान का सबसे यानी रिनाउन या फेमस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम FPSC कहते हैं, वो कंडक्ट करता है। और इस एग्ज़ाम का जो पर्पस होता है दोस्तों, वो होता है टू एम्प्लॉय द मोस्ट ब्रिलियंट, डिसिप्लिन और कैपेबल जो लोग हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनको 12 मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें उनकी एलोकेशन करना। तो CSS जो ऑफिसर्स होते हैं वो एज ए मतलब जो रेफ़र किए जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे। तो आपको पता है किसी भी स्टेट्स का जो फोर्थ पे मतलब जो उसकी एग्जेक्टिव होती है, उसका मेन पार्ट होता है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो और ये सारे ही जो लोग होते हैं ये मतलब थ्रू एग्ज़ामिनेशन सिस्टम आते हैं। तो इनकी जो सिलेक्शन होती है वो बेसिकली ऑन द बेस लॉन्ग टर्म होती है और ऑन द बेस ऑफ एग्ज़ाम होती है। तो दोस्तों दोज हु पास दिस एग्ज़ाम, उनको क्वालिफाई कर जाते हैं, हायर कर लिया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए। तो उनकी जो स्टार्टिंग मतलब उनका ग्रेड, ये बेसिक ग्रेड होता है, वो 17 ग्रेड के लिए उनकी पोजीशन होती है। तो पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड मतलब बनता जा रहा है, बहुत से लोग मतलब अब इस एग्ज़ाम में अपीयर होना शुरू हो गए हैं। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो वांट टू कम्पीट ए CSS एग्ज़ाम हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। तो सिर्फ ओनली फ्यू मतलब जो एलिजिबल कैपेबल होते हैं या वो पास करते हैं एग्ज़ाम विद द हाईएस्ट मार्क्स। तो एक तो पास भी करना है, दूसरा आपने अपने आप को मेरिट में भी लेके आना है। तो दोस्तों तो इसकी प्रिपरेशन जो है उसकी वो बहुत ही मतलब नेसेसरी है। विदाउट प्रिपरेशन अगर ये आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सिंपल ना सिर्फ अपने टाइम का ज़्यादा कर रहे हैं बल्कि अपने पैसे का भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इसके आगे मूव करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें बंदे की, अगर बंदा CSS क्लियर कर जाता है तो उसकी एलोकेशन होती है। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट के 17 जो डिफरेंट यानी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की सर्विसेज डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से कॉमर्स और ट्रेड सर्विसेज है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, कस्टम एंड एक्साइज सर्विस है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, इनकम टैक्स ग्रुप है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट जो है, कैंटोनमेंट जो बोर्ड्स हैं ग्रुप है, पुलिस सर्विस है, इसके अलावा पोस्टल सर्विस है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, इसके अलावा
लास्ट में रेलवेज़ है। तो जब आप लोग रिटर्न के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ज़रूर मेंशन करना पड़ता है कि आप इनमें से किस को प्रेफर करेंगे। अगर आप पास करते हैं तो कोशिश करें किसी सीनियर से, या अगर आप चाहें तो मुझसे भी राय ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं आपको गाइड कर दूंगा कि जब आपकी तैयारी अच्छी है और आप चाहते हैं कि आप ये एग्ज़ाम दें, तो इनको जब आप अप्लाई कर रहे हैं CSS में, तो इनको कैसे इनकी जो है आपस में, मतलब इनको टॉप से बॉटम तक जो इनकी आपस में किस तरह लिस्ट देनी है। आपने इनको लिस्ट बना के बताना होता है कि मैं इसमें मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें पहले मैं PSP में जाना चाहता हूँ, मैं इनकम टैक्स में जाना चाहता हूँ, तो वो आपको बताना पड़ता है। इसके अलावा इंटरव्यू में भी ये चीज़ें वो दोबारा फिर पूछते हैं तो आपको फिर दोबारा ये बातें बतानी पड़ती हैं। तो अब दोस्तों मेन एग्ज़ाम की तरफ चलते हैं। ये तो CSS का थोड़ा सा इंट्रो था। इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ CSS एग्ज़ाम के पार्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम के 4 पार्ट्स होते हैं। जो कैंडिडेट वो 4 पार्ट्स को कौन से होते हैं वो दोस्तों, वो रिटन एग्ज़ाम जो होता है, उसके अलावा रिटन के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, और लास्ट में एक वाइवा होता है। तो दोस्तों जो लोग रिटन एग्ज़ामिनेशन को प्रोसीड करते हैं तो उसमें मेडिकल एग्ज़ामिनेशन उनका होता है, फिर उसके बाद असेसमेंट उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, और वाइवा के बाद अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है एनी स्टेज तो वो डिसक्वालीफाई होता है। तो डिटेल ऑफ ईच टेस्ट और रूल्स इसके बारे में हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से नीचे पढ़ेंगे। तो इसकी सैलरी क्या होती है, ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है दोस्त। काफ़ी लोग पूछते हैं कि CSP की सैलरी क्या है। तो अभी तक तो जो इसकी बेसिक सैलरी है दोस्तों वो 80,000 है। तो अगर आप CSSP ऑफिसर बनते हैं तो आपको स्टार्टिंग में 80,000 मिलेगा। तो दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट CSS इन्फॉर्मेशन, जो एग्ज़ाम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये बंदा मैक्सिमम आप 3 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो इसका पहला पार्ट जो हमने देखा था एग्ज़ाम का वो रिटन था। तो रिटन के अंदर 6 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और 6 ऑप्शनल होते हैं। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपने चूज़ करने होते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा कहाँ से आपने चूज़ करने हैं। वो मैंने सारी डिटेल इस वीडियो में दी हुई है। आप इंशाल्लाह साथ रहेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन को विद आपको तमाम चीज़ों के, यानी आप उसको ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि आप उसको विजुअली भी देखेंगे। तो दोस्तों द कैंडिडेट जो बैचलर डिग्री मतलब कर लेते हैं, तो कम से कम बैचलर में किसी भी फील्ड में आपने बैचलर किया हुआ है, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सोशल साइंस में, तो आपने कम से कम उसमें 2nd डिवीज़न ज़रूर लेनी है। HEC जहाँ एक ये भी बात है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो आपका अदारा है, वो HEC के साथ वो HEC से रजिस्टर्ड हो। ये नहीं है कि वो अगर वो HEC के साथ उसकी एफिलिएशन नहीं है तो वो आप एलिजिबल नहीं है। दोस्तों सबसे पहले ये होता है कि रिटन एग्ज़ाम में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो MPT का आता है। तो MPT क्या होता है, MPT असल में बेसिकली एक जो ये CSS का एग्ज़ाम में एक मल्टीपल मतलब चॉइस आपको 200 नंबर का एक पेपर आता है। तो इसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल से नीचे बताया, वो इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा। तो अभी तो आपको ये याद रखना, तो सबसे पहले आपने एक MPT यानी 200 नंबर का एक टेस्ट देना है। रिटन एग्ज़ाम में जो फर्स्ट आपने, अगर आप MPT में मैक्सिमम जो पासिंग मार्क हैं वो 66 आपने लेने हैं 200 में से। अगर आप पास कर जाते हैं तो आप दूसरे फिर एग्ज़ाम यानी रिटन एग्ज़ाम जिसमें आप 6 कंपल्सरी और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पेपर देंगे, तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। उसमें आपको दोस्तों जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं उसमें ये मैंने देखें हाईलाइट किया हुआ है कि 40% आपने मार्क्स लेने हैं क्या नाम है कंपल्सरी में, और 33% आपने जो मार्क्स लेने हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग के लिए। लेकिन आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें ताकि आपका जो है एलोकेशन हो। दूसरी बात, और अच्छे ग्रुप में हो जिसमें आप चाहते हैं फ्री, आपको वो कहता है कि यू आर फ्री टू सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट। आपको बिल्कुल सब्जेक्ट सिलेक्शन में किसी तरह की कहीं से कोई आपने वो सब्जेक्ट चाहे अपनी डिग्री में पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आपको कम्प्लीटली
ये इजाज़त होगी कि आप जो सब्जेक्ट ऑप्शनल को चाहें वो लें, लेकिन कंपलसरी में से किसी को आप चेंज नहीं कर सकते। तो कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऑप्शनल क्या होता है, ये भी मैं नीचे आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट असल में बेसिकली जब लोग रिटन एग्ज़ाम कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं तो उनकी सेकंड जो फेज़ होता है वो ये चेक करना होता है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी मेंटल बिहेवियर और एटीट्यूडल यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक वो क्या हैं, क्या वो इस चीज़ पे एलिजिबल हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं कि जो एक मतलब क्राइसिस को वो हैंडल कर लेंगे, या वो जिस पोस्ट के लिए एलोकेट किए जा रहे हैं तो क्या वो उस पोस्ट के लिए मेंटली, फिज़िकली, बिहेवियरली एलिजिबल भी हैं कि नहीं हैं। तो ये सेकंड फेज़ जो होता है इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट का, वो उसमें दोस्तों बी रिटन टेस्ट होते हैं, इसके अलावा ग्रुप डिस्कशंस भी होती हैं। रिटन टेस्ट होते हैं लेकिन उसमें वो जैसे हम बेसिकली मेन एग्ज़ाम में देते हैं वैसा तो नहीं होता, यानी शॉर्टली आपसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में 200 वर्ड्स का कोई आपसे पैराग्राफ लिखवा लेते हैं, या कोई स्टोरी किसी चीज़ के बारे में या कोई मतलब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं, तो वो आपको रिटन नहीं बताना पड़ता। उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन भी होती हैं। और जो लास्ट फेज़ है दोस्तों वो होता है वाइवा फेज़। और वाइवा जो फेज़ होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपसे आपकी मेंटल जो टैलेंट है उसमें आपकी अटेंटिवनेस को देखा जाता है, कैंडिडेट के मॉरल कैरेक्टर को देखा जाता है, उसकी शार्पनेस को देखा जाता है, उसके टॉपिक पे ग्रैस्प यानी उसकी गिरफ्त को देखा जाता है, जर्नल नॉलेज को देखा जाता है, उसके प्रिपरेशन फॉर द करंट सिचुएशन के लिए उसको देखा जाता है। तो ये वाइवा में आपकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो बंदा है उसके रिस्पॉन्स को भी चेक किया जाता है, इंटरव्यू चेक करता है कि विद प्रेजेंट और माइंड और कैपेबिलिटी और के साथ वो हर क्वेश्चन को विदाउट एनी क्वेश्चन वो जवाब दे रहा है। तो इसके लिए कंप्लीट तैयार हूँ। अगर आपके एग्ज़ामिनेशन में नंबर अच्छे हैं तो वाइवे में भी अच्छे आएँ तो आप इस एग्ज़ाम में पास करके अच्छी जगह पे अपने आप को एलोकेट करवा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ एलिजिबल टू अपीयर। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, सेकंड डिवीज़न चाहिए, आपकी एज मैक्सिमम 30 ईयर हो, 21 से 30 के दरमियान आप 3 दफ़ा ये पेपर दे सकते हैं। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसके लिए वो बैचलर डिग्री है और सेकंड डिवीज़न है। अब इसके स्कोप के बारे में देखते हैं तो दोस्तों 17 ग्रेड की ये जॉब होती है जिसमें आपको 80,000 बेसिक सैलरी दी जाती है। तो इसके अलावा एक जो है इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है 12 में से, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप जिसमें चाहें उसमें मतलब अकॉर्डिंग टू मेरिट आप एलोकेट हो सकते हैं अगर उसमें किसी और लोगों ने नहीं अप्लाई किया हुआ। तो दोस्तों उसके अलावा जो बेसिक एक और क्वेश्चन था हमारा कि क्या फ़ीमेल, बिल्कुल फ़ीमेल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए मेल्स कैंडिडेट्स के, और अब तो बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स भी CSFP यानी CSS क्लियर करके CSP ऑफिसर बन रही हैं। और आपने उससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ मैनी अटैम्प्ट्स कैन आई मेक। तो मैक्सिमम मैंने बताया आपको 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। वुड एनी सब्जेक्ट कम्बिनेशन इफेक्ट, नो दोस्तों कि आपके ऑक्यूपेशनल ग्रुप पे अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई सब्जेक्ट आप PSP मतलब पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो आप ने कोई सब्जेक्ट ऐसा पब्लिक एड नहीं लिया तो आप उसमें फिर भी जा सकते हैं। तो आपकी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने इस बेस पे नहीं करनी कि आगे, बल्कि आपने इस बेस पे करनी है जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स लें और जो आपके प्रीवियस डिग्री से रिलेटेड हों, जो प्रीवियस डिग्री से ना भी हों लेकिन आपको उसका सिलेबस आसान लगे और आपको उम्मीद हो कि मैं इसको क्लियर कर जाऊँगा। तो वो भी मैं इंशाल्लाह सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में भी आज डिटेल से आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करने, हाउ शुड आई सिलेक्ट द सब्जेक्ट। तो दोस्तों 600 कंपलसरी है, जो आप 600 ऑप्शनल हैं उसमें आपने ना कुछ बातों को याद रखना है। पहली बात तो ये है कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में ट्राई टू हैव द सब्जेक्ट डेट हैव स्टडी बिफोर, कोशिश करें जो आपने पहले पढ़े हैं वो सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो मेरी तो आपको यही राय होगी कि आपने साइंस का सब्जेक्ट कोई ना ही रखें बेहतर है। तो आप ये भी ना किसी को कॉपी करें कि उसके सब्जेक्ट में अच्छे आए थे तो आप भी उसी में अच्छे ले लेंगे। आपने अपने आप को देखना है। तो कोशिश करें जैसे कि प्रीवियस मतलब जो है एग्ज़ाम बताते हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है। इसके अलावा पंजाबी जो लैंग्वेज का टेस्ट पेपर है
सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल साइंस रखते हैं तो आप उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को रख लें, बहुत ज़्यादा उसका सिलेबस ओवरलैप करता है। इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी बहुत ओवरलैप करता है। तो उसके बाद आपके पास यानी 5 सब्जेक्ट ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास छठा बचेगा, आप जेंडर स्टडी या इन्वायरमेंटल साइंस में से कोई रख लें। तो बहुत ही आसान है और ये सब्जेक्ट मेरी राय माने तो ये रखें, बाकी आप अपने खुद भी देख लीजिएगा। मेरा बैकग्राउंड साइंस का था लेकिन इसके बावजूद मैंने ये सब्जेक्ट रखे तो मुझे इनमें से अच्छे मार्क्स आए। तो लैंग्वेज मोस्टली ज़्यादा स्कोरिंग है, यही बात बताई है कि साइंस सब्जेक्ट भी वो कहता है स्कोरिंग है, लेकिन मैंने पर्सनली मतलब इसको चेक किया तो मतलब साइंस सब्जेक्ट से बेहतर है कि आप जो हैं जनरल सब्जेक्ट्स रखें, तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स देते हैं। कोशिश करें 100 मार्क्स वाला सब्जेक्ट रखें 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट की निस्बत, तो उससे आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। मोस्टली ये देखा गया है कि जो 200 वाले मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके नंबर कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू 100 वालों के। तो पॉलिटिकल साइंस एक तो आपको 200 का रखना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस को रख लें ज़्यादा बेहतर है। इंडो पाक हिस्ट्री को कोशिश करें इग्नोर करें, ये बहुत ही बैड रिजल्ट हैं। इसके अलावा फ़िलासफ़ी बहुत बैड रिजल्ट रहा। तो दोस्तों उसके अलावा व्हाट आर कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते कौन से हैं ये भी देख लें आप। जो दोस्तों कंपलसरी होते हैं उसमें से करंट अफेयर का एक 100 नंबर का पेपर होता है। इसके अलावा इंग्लिश प्रेसी का 100 का होता है, इंग्लिश ऐसे का होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का होता है, स्टडी ऑफ इस्लामिक स्टडी का होता है, या नॉन मुस्लिम के लिए अल्टरनेटिव सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान अफेयर का। ये 6 सब्जेक्ट जो होते हैं दोस्तों ये आपके बेसिकली वो सब्जेक्ट हैं जो आपने इनका एग्ज़ाम सभी का देना ही देना है, जो मैंने ये हाईलाइट किया है। तो इनको अच्छी तरह करें। इसके बाद दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट में है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने 600 के कोई भी 4 सब्जेक्ट ले लें, 200 के 2 लेने के बाद आप बाकी 2 सब्जेक्ट हैं, टोटल 4 ले सकते हैं, या 6 ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि 5 में जाएं, यानी आप 7 ग्रुप में हैं ये टोटल, इनमें से आप कोशिश करें। मैं आज आपको बताता हूँ आप क्या करें। ये देखें जो पहला ग्रुप में है इसमें से आप पॉलिटिकल साइंस ले लें, तो ये अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो मैंने CSS और PMS में दोनों में अटैम्प्ट किया, मार्क्स भी अच्छे आए और मुझे आसान भी बहुत लगा। इंटरनेशनल रिलेशन भी अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो इसके साथ बहुत अच्छा। उसके बाद दोस्तों ये साइंस के सब्जेक्ट हैं, इसमें से मोस्टली लोग ये मतलब फ़िज़िक्स को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ये पिछले 2 साल से CSS में बहुत टफ एग्ज़ाम आया। आप इसको मेरी राय माने तो इसको आप ना ही यानी इसको सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस बनाया, इस ग्रुप में आप पब्लिक एड ले सकते हैं, अच्छा ये सब्जेक्ट है। तो काफ़ी बच्चे इसमें मार्क्स भी लेते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है तो इसको ज़रूर लें। तो या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को लें, टाउन प्लानिंग को ले लें दोस्तों। उसके बाद ये जो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया बच्चे ले लेते हैं, ना लें बेहतर है। इसमें से ये दोनों में से जो लास्ट वाले हैं हिस्ट्री ऑफ US और हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, ये अच्छे सब्जेक्ट हैं, बड़े स्कोरिंग हैं और इनके आपको नोट्स वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इस साल हिस्ट्री ऑफ USA का पेपर बड़ा टफ था, तो आप इनमें से कोई लेना चाहते हैं तो मैं तो आपको ये दोनों में से कोई कहूँगा वो ले लें। आपने पहले पॉलिटिकल साइंस ले लें, उसके बाद आप इनमें से ये एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, बड़ा आसान है। इसके अलावा जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट भी, अगर फीमेल्स हैं और आपको मतलब जेंडर स्टडी पे अबूर है तो आप ज़रूर सेलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों अभी ये इसमें से अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले लेना। सॉरी मैं पहले बता रहा था क्रिमिनोलॉजी नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले लें, ये आपका बहुत ज़्यादा ओवरलैप करेगा आपकी पॉलिटिकल साइंस से। तो 3 सब्जेक्ट हो गए, एक आपने हिस्ट्री US से या हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद ये दोस्तों 7 ग्रुप है, इसमें से आप एक लैंग्वेज का ले लें, तो लैंग्वेज में पंजाबी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो उसके बाद आप इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह लेके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो पंजाबी तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, चाहे आप CSS दे रहे हैं PMS दे रहे हैं तो आप ज़रूर इसको सेलेक्ट करें दोस्तों। उसके बाद ये है कि सेंटर वगैरह कहाँ होते हैं। सेंटर लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर, कराची। पहले तो लंदन में भी एक सेंटर होता था लेकिन अब उसको अबॉलिश कर दिया गया। अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है। तो इसमें ये होता है दोस्तों कि आपने क्वालिफाई करना है पहले, सबसे पहले MPT। अब MPT मैंने आपको बताया था ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक पेपर होता है।
तो बेसिकली इसमें 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपने 66 नंबर लेने होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप एमपीटी में फेल हो जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ 66 नंबर लेने हैं 200 में, यानी बहुत ही कम मार्क्स चाहिए आपको सिर्फ पास होने के लिए। तो अगर आप बगैर तैयारी के भी यकीन करें दें तो आप 100 के करीब ले लेते हैं। बड़ा आसान एग्ज़ाम होता है, लेकिन थोड़ी सी तैयारी करके जाएं। फर्स्ट वाले की निस्बत सेकंड वाला थोड़ा सा टफ था, यानी जो फर्स्ट टाइम इन्होंने एमपीटी लिया था वो थोड़ा सा आसान था, इस दफ़ा थोड़ा सा मुश्किल था। मेरे चैनल पे मैंने वो दोनों ही एमपीटी की वीडियोस बना के शेयर की हुई हैं, आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जो एमपीटी 2022 में हुआ था, यानी फेब में, और जो अभी 2022 अक्टूबर में हुआ, इन दोनों में मतलब किस तरह के वो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उसके बाद आपने 600 नंबर के कंपलसरी सब्जेक्ट्स का देने हैं पेपर, जिनमें से हर जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। इसी तरह आपके जो ऑप्शनल है उनमें से भी हर पेपर 6 ही होंगे। चाहे आप पोलिटिकल साइंस 200 का भी ले रहे हैं तो आपको उसके 100 नंबर के पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग आएंगे। अब ये है कि कंपलसरी सब्जेक्ट में दोस्तों आपने 40% मार्क्स लेने हैं पासिंग के लिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ऑप्शनल में आपने 36 लेनी है। और अगर आपने एग्रीगेट आपका मार्क्स है, यानी आपका ओवरऑल वाइवा प्लस आपके ये मार्क्स लेके आपका 50% बनना चाहिए। तो उसके बाद मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे आपके, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वाइवा के बारे में भी बता चुका हूँ, लेकिन ये नहीं बताया था कि कितने नंबर का होता है। ये 300 नंबर का होता है। इसमें एक बोर्ड बैठता है, बाई चेयरमैन करता है, एक बोर्ड का चेयरमैन, और इस्लामाबाद में ज़्यादातर, और इसके अलावा तमाम प्रोविंसेस के हेड क्वार्टर्स में होता है। तो कैंडिडेट से ज़्यादातर जनरल नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स, इसके अलावा पॉलिटिकल, मतलब जो मुल्क में जो एक सिचुएशन चल रही है, यानी ओवरऑल डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको बड़ी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं भी कुछ डाटा शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आपने तैयारी कहाँ से करनी है रिक्वायर्ड जो साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह की, तो नो प्रिपरेशन रिक्वेस्ट। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसके लिए ख़ास प्रिपरेशन नहीं चाहिए, आप इंटरनेट से वीडियोस वगैरह देख के और डिफरेंट मतलब जो कैंडिडेट्स पहले दे चुके हैं उनसे लेके हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें पर्पज़ जो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, तो वो असेस करना होता है कैंडिडेट के एप्टीट्यूड को और उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को डिफरेंट ग्रुप सर्विसेज के लिए। तो देयर आर नो मार्क्स असाइन टू जो साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसको मार्क्स नहीं मतलब साइन किए जाते हो। द मार्क्स साइन टू द वाइवा वॉइस आल्सो रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑन साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है दोस्तों, इसमें ये है कि फेडरल गवर्नमेंट में मेरिट की बेस पे 10% लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 50% कोटा होता है, पंजाब का 90%, सिंध का जिसमें अर्बन और रूरल है, इसके अलावा सिंध कराची है, इसके अलावा NWF का 11.5 होता है, बलूचिस्तान का 3.5, NAFATA 4% और आज़ाद जम्मू कश्मीर 2%। इसके अलावा फर्दर प्रोसीजर आफ्टर सिलेक्शन क्या होता है दोस्तों, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं कि यार अगर हम CSP पर सिलेक्ट हो गए उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद दोस्तों आपकी 9 मंथ की यानी सिविल सर्विसेज अकेडमी में ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपने जिस डिपार्टमेंट में को सिलेक्ट किया उसमें आपकी मुतल्लिका डिपार्टमेंट में 2 ईयर की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको BSP यानी ग्रेड 17 में आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको 18 ग्रेड में जाने के लिए 5 ईयर लगेंगे। उसके बाद आपकी 19 ग्रेड में प्रमोशन होगी 7 ईयर्स के बाद। उसके बाद आपने प्रमोशन 20 ग्रेड्स के लिए आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराची या लाहौर में आपने ट्रेनिंग आपकी होगी, फिर आप 20वें ग्रेड में हो जाएंगे। इसके अलावा 5 मंथ ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड टू प्रमोटेड 21 ग्रेड के लिए फिर 5 मंथ की ट्रेनिंग होगी विच इज़ कंडक्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेज लाहौर में। तो दोस्तों फिर ग्रेड 22 जो है वो इसका हाईएस्ट और लास्ट ग्रेड होता है। तो ये यानी ब्यूरोक्रेटिक जो हायरार्की है वो ये बेसिकली यही है कि 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक आपने किस तरह जाना। फिर MPT का मैंने कहा था मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो MPT स्टैंड जो है दोस्तों यही है कि फॉर MCQ बेस पर ये है प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, तो इसके लिए इसीलिए इसको MPT भी कहते हैं। तो प्रोसीजर इसका ये होता है कि कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम से पहले उनको यानी उनकी ये चेक किया जाता है कि क्या वो इस एग्ज़ाम में बैठ भी सकते हैं कि नहीं, कि बिल्कुल ही वो नॉन मतलब उनका बिहेवियर क्या है, क्या वो मतलब
सिंसियर भी हैं एग्ज़ाम देने में कि सिंपल वो किसी को सिंपल मतलब यही कि वो टाइम ज़ाया करना चाह रहे हैं, तो उनकी थोड़ा सा कोई 1000 के करीब लोग फेल भी हो जाते हैं। तो लेटेस्ट डिटेल अबाउट एमपीटी टेस्ट कैन बी चेक इन ऑन दिस पेज, तो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों एफपीएससी सीएसएमपी टेस्ट स्केजुअल क्या है इसका, 31 जनवरी को मतलब अभी होना था 2023 को, जो स्पेशल है इसके लिए सीएसएस के लिए, तो ये अभी डिले हो गया है। तो दोस्तों इसके अलावा एमपीटी टेस्ट के क्वालिफाइंग एमपी टेस्ट इज़ मैंडेटरी होता है, ये बहुत ही कंपलसरी होता है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। तो सीएसएस सिलेबस जो होता है वो दोस्तों पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो फर्दर ये है कि इसका सिलेबस ये मैंने दिखा भी दिया है, इसकी आप पिक्च ले लीजिएगा। इसमें दोस्तों एमपीटी सिलेबस कंसिस्ट इसमें सिविक्स, इथिक्स, उर्दू सब्जेक्ट्स, इंग्लिश का होता है पोर्शन, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आई होप कि यहाँ से आप पढ़ लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपका फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करूँ। तो अपना ख्याल रखें, फ़ी अमानिल्लाह।